नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आपकी एम लक्ष्मीकांत जी की बुक्स से, और वो भी एम लक्ष्मीकांत जी के लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन से। देखिए दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में से इंडियन पॉलिटी में से 70 से 80% प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यानी कि यूपीएससी में एम लक्ष्मीकांत की बुक में से 70-80% प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी में। और दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत जी की बुक यूपीएससी की भागवत गीता कही जाती है, क्योंकि पॉलिटी का पूरा सारा का सारा कंटेंट एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में से देखने को मिलता है। देखिए, यूपीएससी एग्जाम के प्री एग्जाम और मेन एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न, या कहें जितने भी प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में आते हैं, वे सब एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में से ही कवर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, उसी से ही हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछली वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को प्रारंभ करने का प्रयास किया है, जिसका आज हमारा पहला वीडियो है। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हम आज की अपने प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी पहला, तीसरा और चौथा, सी दूसरा और चौथा, डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए, पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ पर आपका कूट जो है बी यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री और आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं, और सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य, सब के सब लोग इसमें शामिल होते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा संसदीय समिति। पहला विकल्प, में लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते। दूसरा विकल्प, सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। तीसरा विकल्प, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। या निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला यानी केवल पहला, बी दूसरा और तीसरा, सी केवल तीसरा, डी पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ हमारा बी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। कौन करती है? लोक लेखा संसदीय समिति। दूसरा करती है महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। फ्रेंड्स, लोक सेवा समिति यह भारत की संसद द्वारा गठित एक संसदीय समिति है। यह हर साल गठित होती है। इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। जो पहला विकल्प आपका दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। या 25 सदस्य ना होकर के कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न से पहले इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ व्याख्या यहाँ पर ऐड किया। आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और 1967 से जो अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का रहा है। अब देखिए, इसके जितने कार्य हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह सरकारी खर्च की जांच करती है, क्या धन सही ढंग से और कानूनी रूप से खर्च किया गया है, और जो आपकी ये समिति है वो इस बात की भी सुनिश्चित करती है कि वे उन नियमों और प्राधिकरणों के अनुरूप हो जो इसे नियंत्रित करते हैं। तीसरा, ये अतिरिक्त खर्चों की जांच करती है और अपनी वित्तीय कुप्रबंधन को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करती है।
चौथा, यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है और संसद को रिपोर्ट पेश करती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होते हैं? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सभी सदस्य होते हैं। दूसरा, मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। तीसरा, मंत्रिमंडल का मुख्य राज्य का प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? ए पहला और दूसरा, बी केवल तीसरा, सी दूसरा और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। तो देखिए, पहले इस प्रश्न का उत्तर है ए, यानी कि पहला और दूसरा। देखिए, पहला और दूसरा यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनमें संसद का भरोसा रहे। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत क्यों है, बता देता हूँ। देखिए, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ना कि राज्य का प्रधान। इसीलिए हमारा जो पॉइंट तीसरा है वो गलत है। और देखिए, राज्य का प्रमुख आमतौर पर राष्ट्रपति जैसा पद होता है जो नाम मात्र का कार्यकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानून बनाने प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही? ए केवल पहला, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। तो देखिए, पहले इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर हमारा विकल्प बी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तीसरा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानून बनाने प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। देखिए, अब बता देता हूं आपको यह हमारा पहला विकल्प गलत क्यों है। देखिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। पहले विकल्प में कहा गया है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि गलत है, क्योंकि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तीसरे में निहित है, 75 के खंड 3 में निहित है। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप नोट कर लेना अपने नोट्सों में। इसका मतलब है, यदि लोकसभा अति आवश्यक प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए कि यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में निहित है। इसका मतलब है, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको विकल्प तीसरे के बारे में ही बता देता हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी कानून बनाने प्रस्तावों के बारे में सूचित करेगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में निर्धारित है। किस में निर्धारित है, लिख देता हूं मैं यहां पर। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। ओके दोस्तों, किसके तहत? आपके अनुच्छेद 78 के तहत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। दूसरा, आर्थिक सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तीसरा, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? केवल पहला, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है।
यानी कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। और भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्यास के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। अब देखते हैं विकल्प पहला गलत क्यों है। क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं है। विकल्प पहले में कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है, जबकि वो अंग नहीं है, बल्कि ये योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार विमर्श करने और उन्हें मंजूरी देने वाला एक सर्वोच्च कार्यकारी निकाय था। इसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग की स्थापना के बाद हुई थी, लेकिन यह एक अलग संस्था के रूप में कार्य करता था। ओके दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। दूसरा, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी पहला और दूसरा दोनों नहीं। तो यहाँ पर हमारा केवल दूसरा सही है। देखिए, राज्यसभा में सभापति जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उस सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन हमेशा राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं और वे सदन में सदस्य होते हैं। इसलिए विकल्प हमारा जो पहला है वो गलत है, क्योंकि यह कहना गलत है कि दोनों ही सदस्य नहीं होते। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये बात सच है कि संसद के दोनों सदन जो आपके लोकसभा राज्यसभा के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। इस चुनाव में केवल संसद के चुने हुए सदस्य और आपके राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतदान कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इस कंटेंट को पूरा अच्छे से इस प्रश्न के माध्यम से समझ गएंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार या प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा, यह राज्य के कानूनी सेवा प्राधिकरण को देश भर में वैश्विक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। उपरोक्त में से कौन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सी विकल्प जो दिया गया है वो सही है। अब क्यों सही है देखते हैं, देखें क्यों सही है। देखिए, भारत में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित एक शीर्ष संगठन है ये, जो कानूनी जागरूकता बढ़ाने, लोक अदालतों का आयोजन करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने का काम करता है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के संरक्षण में कार्य करता है और इसका जो लक्ष्य है एक न्याय संगत और प्रभावी न्यायिक प्रणाली बनाना है, जहाँ गरीब और वंचित लोग भी अपने अधिकारों के लिए न्याय पा सकें। ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिक अथवा सामूहिक अथवा दोनों के वन अधिकारों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई? राज्य वन विभाग द्वारा, जिला अधिकारी उपायुक्त, तहसीलदार, प्रखंड विकास प्राधिकारी, मंडल राजस्व प्राधिकारी या ग्राम सभा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्राम सभा। अब क्यों सही है ये और समझ लीजिए। देखिए, वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत सामूहिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा तय करने की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा शुरू की जाती है,
जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए एसटी यानी कि अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार हैं। यह प्रक्रिया ग्राम सभा की बैठक में शुरू होती है, जिसके बाद स्थानीय और जिला स्तर पर समितियां बनती हैं। अंततः राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन पहले ग्राम सभा से इनकी स्टार्टिंग होती है। ओके दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ग्राम सभा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, या जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो सारे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके बेहतरीन कंपटीशन के एग्जामों में आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और इनका अच्छे से अध्ययन करना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना या नोट्स बना लेना प्रॉपर। देखिए प्रश्न नंबर 9। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? पहला, प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी, यानी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसका उल्लेख किया गया? आर्थिक न्याय का। देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस का उल्लेख मुख्य रूप से प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, विशेषकर अनुच्छेद 38 और 39 में किया गया है। लिख लेना, 38 और 39 में किया गया है, जो संसाधनों के समान वितरण और सभी के लिए न्यायपूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं, ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न एक चुनिंदा और बेहतरीन प्रश्न है, किसी प्रश्न को हल्के में मत लेना। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक फंडामेंटल हैं, जो अनुच्छेद आपके 35 से 36 से लेकर के 51 में वर्णित हैं। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में वर्णित है। ये सीधे लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन कानून बनाने और शासन चलाने में राज्य के लिए मार्गदर्शक और आधारभूत हैं। इनका उद्देश्य दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, और संविधान का अनुच्छेद 37 इन्हें शासन के लिए मूलभूत बताता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। यदि वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है, तब क्या होगा? पहला, लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी, राज्यसभा की अनुशंसा को मानते हुए या स्वीकार करते हुए। दूसरा, लोकसभा उस पर फिर विचार नहीं कर सकती। तीसरा, लोकसभा राज्यसभा को विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला विकल्प सही है। देखिए, लोकसभा तब भी बिल को पारित कराने का प्रयास जारी रखेगी, राज्यसभा की अनुशंसा को मानते हुए या स्वीकार करते हुए, दोनों। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार समझिए, धन विधेयक में राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और लोकसभा उन सिफारिशों को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं होती, और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा में ही होता है। उम्मीद है अब आप इस चीज़ को समझ गएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प पहला। देखिए, भारत में एक व्यक्ति एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता। तो मैं बात आपको बता दूं, ये वाला पॉइंट है, नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि क्या कह रहा है विकल्प? भारत में एक व्यक्ति एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसका कारण दोस्तों
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड विकल्प को देखते हैं। भारत में राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका गलत दिया गया, राज्यपाल करते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोबारा समझ लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित आपके जो होते हैं राज्यपाल से परामर्श करने के बाद इनकी नियुक्ति करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर तीसरा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर आपके कार्य करते हैं, अनुच्छेद 156, और राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय हटा सकते हैं। ओके दोस्तों, उनके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती और उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी नहीं होती। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति को कारण बताना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ए और सी यहाँ पर सही है। डी देखते हैं। अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायिका है, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के समर्थन के आधार पर नहीं की जा सकती। देखिए विधायी शक्ति वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसी दिल्ली है, पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति विधानसभा में बहुमत के समर्थन के आधार पर होती है, जैसा कि राज्यपाल राज्यों में करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट भी गलत दिया गया। तो यहाँ सही जो है हमारा पहला विकल्प और सी विकल्प यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। तो देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन राज्य के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, या प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे, या सरकार द्वारा असंवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चयनित किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है तीसरा सही है, सी, यानी कि ऐसा इसलिए है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे। इनकी कुल संख्या मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए 292 थे सदस्य प्रांतों से थे, और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से और 93 रियासतों से थे, यानी कुल 389। बाद में पुनर्गठन के बाद आपके 299 सदस्य यानी कि 229 प्रांतों से और 70 रियासतों से रह गए। मद्रास, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे और बिहार जैसे बड़े प्रांतों से अधिक सदस्य थे। जैसे मद्रास से 49 सदस्य थे और संयुक्त प्रांत से आपके 55 सदस्य थे, जो भारत के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 देखिए एक एक प्रश्न कांटे का और बेहतरीन प्रश्न है। आपको आज से पहले कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न, परंतु यूपीएससी जैसे और आपके विभिन्न आपकी अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में किसी संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्देशित है, तब उक्त संशोधन को भारत के सभी राज्यों को विधायिकाओं द्वारा भी अनुसमर्थित कराना होगा। उपरोक्त में से कौन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों विकल्प दिए गए वो गलत हैं। पहला विकल्प क्यों गलत है बता देता हूँ। क्योंकि संविधान जो है, संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में पेश नहीं कर सकते, दोनों में कर सकते हैं, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है।
अब दूसरा क्यों सही है बता देता हूँ। तू दूसरा क्यों गलत है? नहीं, दूसरा क्यों सही है बोल रहे हैं हम, सही है, पहला भी सही है और दूसरा नहीं, दोनों ही गलत हैं। पहले की गलत का कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। देखिए दूसरा हमारा क्यों गलत है बता देता हूँ। संघीय ढांचे में बदलाव के लिए सभी राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ये भी गलत है। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक है। यहाँ जो आधे की जो कह रहे हैं ना, सभी राज्यों की सहमति चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की आपका अनुमोदन या अनुसमर्थन आवश्यक है, सभी की नहीं। और ये प्रक्रिया हमारा अनुच्छेद 368 के तहत होती है। संविधान में कॉन्सेप्ट हम लोगों को काफ़ी क्लियर हैं, इसलिए मैं आपको हैंड टू हैंड अनुच्छेद भी बताता जा रहा हूँ कि सभी की नहीं, और ये प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के तहत है, क्योंकि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक होता है इसके लिए। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं वो गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी कौन होता है? ये क्या कर सकता है? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मत डाल सकता है। उपरोक्त में से कौन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, और पहला, दूसरा और तीसरा, और कोई नहीं। इस प्रश्न का पहले मैं उत्तर दे देता हूँ आपको। यह हमारा विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। क्यों सही है देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को लोकसभा की कार्रवाई बोलने की, भाग लेने की और किसी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें लोकसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता। वे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों में भी भाग ले सकते हैं और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किन निकायों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही है, यानी कि जो तीनों दिए गए हैं तीनों का ही संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके अलावा कई और निकाय ऐसे जिनका उल्लेख नहीं है, जैसे नीति आयोग, जैसे पहले योजना आयोग कहते थे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग आदि। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है, राज्यों की सहमति लेकर, अधिकतर राज्यों की सहमति लेकर, संबंधित राज्य की सहमति लेकर, बिना किसी राज्य की सहमति लेकर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा विकल्प जो है डी बिल्कुल सही है, बिना किसी राज्य की सहमति लिए संसद कानून बना सकती है। देखिए भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है 253, अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से में लागू करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति के बिना कानून बना सकती है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता हो। मैं हर प्रश्न के साथ आपको जो अनुच्छेद बताता जा रहा हूँ उसे आप नोट डाउन करते चलें। मैंने यहाँ पर बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, ओके दोस्तों, 253 के तहत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से में लागू करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति के बिना कानून बना सकती है, और भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता हो। ओके दोस्तों, एक बेहतरीन और चुनिंदा और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पैसा अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? पहला, सुशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी है। क्या है? सी, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। देखिए 1996 में पैसा अधिनियम यानी कि पीसा एक्ट, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पारित किया गया।
जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के अनुसूचित क्षेत्रों, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस सुनिश्चित करना था, ताकि जनजाति समुदायों को उनके संसाधनों और विकास योजनाओं पर नियंत्रण मिल सके। ओके दोस्तों एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में अपनी में कंप्लीट करवा दिए। इसी प्रकार हमारे वीडियो का क्रम MCQs की सीरीज इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से चलेगी। आप लोगों को आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अपनी एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।